हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। तो आइए करते हैं ज्योग्राफी पेपर का सॉल्यूशन। ये जो आज 4 अप्रैल 2022 को हुआ पेपर, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके बाद में कंप्लीट करेंगे। तो खंड अ में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सीधा सीधा हम प्रश्नों पर जाते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ग्रामीण बस्तियों में वृत्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? और वैसे मैं बता दूं कि ये इसमें जो भी क्वेश्चंस आए, हमने पिछले जो मॉडल पेपर्स किए थे और जो लाइव क्लास हमारी रही थी, मैराथन क्लास, उसी में से सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं। तो पहला जो प्रश्न है, इसका सही जवाब रहेगा, मैं केवल सही जवाब पढ़ूंगा और बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा, झीलों और तालाबों के किनारे जो है वो वृत्ताकार प्रतिरूप पाए जाते हैं। ग्रामीण बस्तियों के वृत्ताकार प्रतिरूप जो है ये झीलों और तालाबों के चारों ओर पाए जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से दूसरा जो ऑप्शन है 10 लाख से 50 लाख की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या को मेगा नगर की जनसंख्या में शामिल किया जाता है। वैसे 10 लाख से अधिक की जो जनसंख्या होती है उसको मेगा नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो ये जो नव निश्चयवाद की संकल्पना है, इसके प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, प्रवास का अपकर्ष कारक क्या है? देखिए, प्रवास के 2 कारक होते हैं, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। तो जो अपकर्ष कारक है, इसमें आता है काम की बेहतर अवसर, काम के बेहतर अवसर, यानी काम के अच्छे अवसर जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर जो है वो प्रवास होगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये तो है प्रतिकर्ष कारक, और ये जो है ना काम के बेहतर अवसर, ये है अपकर्ष कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, सीमा सड़क संगठन जो है ये सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं है तो दिखेगा थोड़ा कम, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ज्ञान आधारित उद्योग हैं, तो ज्ञान के आधार पर जो उद्योग हैं वो है ज्ञान आधारित उद्योग कहलाएगा सॉफ्टवेयर उद्योग। ऑप्शन अ इसका सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार कौन सा है? तो देखिए, लिग्नाइट कोयला है, यूरेनियम ये जो है एक आणविक पदार्थ है, और हेमेटाइट जो है ये एक लौह अयस्क है, ठीक है ना। हेमेटाइट जो है वो लौह अयस्क है। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉक्साइट। तो हेमेटाइट जो है वो लौह अयस्क का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो देखिए, चना, सरसों और गेहूँ ये सभी जो है वो रबी की फसलें हैं, और चावल जो है ये खरीफ की फसल है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से ऑप्शन ब, बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, मतलब जन घनत्व यहाँ का सबसे ज़्यादा था। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या के आधार पर जनघनत्व निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो ऑब्जेक्टिव हो गए कंप्लीट, उसके बाद में नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो इसमें देखो, पहला लिखा हुआ है कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात देश का है। तो ये हमने जो रात वाली लाइव क्लास थी उसमें ये भी एक क्वेश्चन आया था। जो लातविया है ना, लेटविया या लातविया जिसे कहते हैं, लेटविया का जनघनत्व जो है, लेटविया का जो लिंगानुपात है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये विश्व का लातविया जो देश है उसका सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में बागानों को फेजेंडा कहते हैं। तो ब्राज़ील में कौन से बागान, जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, ये जब हमारे रात को लाइव क्लास हुई थी उसमें स्टूडेंट ने पूछा था कि सर फेजेंडा क्या होता है, और साथ ही साथ थोड़ी देर के बाद में एक क्वेश्चन भी हमने जो किया था उसमें शामिल किया था इसको, कि ब्राज़ील के जो कॉफ़ी बागान होते हैं उन्हें फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने रात को किया था लाइव क्लास में। तो इसमें यह था कि 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, 1911, ठीक है। इसका सही जवाब रहेगा 1911। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर देखेंगे, संचार के व्यक्तिगत साधनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो संचार का जो व्यक्तिगत साधन है उसमें आप लिख सकते हैं, संचार के व्यक्तिगत साधनों में कई प्रकार के साधन है, जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, इस प्रकार जो है वो आप लिख सकते हैं। ये व्यक्तिगत साधनों के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट लिख रहा है, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? तो फुटकर व्यापार का मतलब होता है कि उपभोक्ताओं को सीधे प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं जो बेची जाती हैं, उपभोक्ताओं को जो उपभोग
उपभोग करने वाला होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें बेची जाती हैं उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। यानी कि जो परचून की जो दुकानें होती हैं वो दुकानें जब ग्राहकों को सीधे ही जो उपभोग करना चाहते हैं उस वस्तुओं का उसे वो फुटकर व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट है कि स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। स्थिर जनसंख्या का मतलब होता है किसी एक निश्चित समयावधि में, विशेष करके जो जनगणना की अवधि होती है उस दौरान अगर जनसंख्या में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है और जनसंख्या समान बनी रहती है ना। वैसे 10 की जनसंख्या होती है 10 वर्ष में होती है, तो अगर 10 वर्षों के दौरान जनसंख्या में न तो वृद्धि हुई है और न कमी हुई है तो उसे स्थिर जनसंख्या कहते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि आप लंबी दूरी तक तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन की किस प्रणाली का सुझाव देंगे। तो लंबी दूरी और तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए हम पाइपलाइन परिवहन प्रणाली का सुझाव देंगे। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन प्रणाली। और उसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि ऊर्जा, अब ये जो सेक्शन खंड ब है, सेक्शन बी की हम बात करेंगे। लिखा हुआ है ऊर्जा के समाप्य स्रोतों को बचाने के लिए आप किन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का सुझाव देंगे। किन दो ऊर्जा स्रोतों का जो है वो आपको नाम लिखना है। ऊर्जा के समाप्य स्रोतों को बचाने के लिए मतलब जो समाप्त होने वाले हैं उसको बचाने के लिए जो नवीकरणीय है ना, तो नवीकरणीय में हम यहाँ पर सौर ऊर्जा का उदाहरण दे सकते हैं, साथ ही साथ हम पवन ऊर्जा का उदाहरण दे सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है भारत में खनन नगर के दो उदाहरण दीजिए। तो जहाँ पर खनन होता है ना भारत में, जैसे माइनिंग टाउन है, तो यहाँ पर आपको दो नगरों के नाम लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रवास के कोई दो आर्थिक परिणाम लिखिए। तो प्रवास का दो परिणाम होता है कि लोग रोजगार के लिए जो है वो प्रवास करते हैं, रोजगार के लिए आप लिख सकते हैं प्रवास करते हैं, साथ ही साथ जो जलवायु कारण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार कई सारे कारण जो है वो या फिर सुख सुविधाओं के लिए भी जो है वो लोग प्रवास करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आप कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हैं। किन दो कारकों का नाम लिखिए। तो कृषि योग्य भूमि है, उसका निम्नीकरण के अनेक सारे कारण हैं, उसमें से आपको कोई दो कारण लिखने हैं। अगला लिखा हुआ है कि ग्रामीण बस्तियों के किन दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो जैसे ग्रामीण बस्तियों में कई प्रकार होते हैं, ऐसे 4 मुख्य जो प्रकार माने गए हैं उसमें आपको लिखना है। जैसे गुच्छित बस्तियाँ हो गई, साथ ही साथ अर्धगुच्छित या फिर विखंडित बस्तियाँ हो गई, पल्लीकृत बस्तियाँ हो गई, परिलिखित या एकाकी बस्तियाँ हो गई। तो इस तरीके से 4 बस्तियाँ, उसमें से आपको कोई दो लिखने थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या होता है कि पर्यावरण जो प्रकृति है उस प्रकृति को शक्ति के रूप में देखा जाता है ना, प्रकृति को ही शक्ति जो है वो माना जाता है और जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं उसे शक्ति का जो है स्वरूप मान लिया जाता है। नेक्स्ट है पर्यटन को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम लिखिए। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, जैसे वहाँ के स्थानीय जो परिस्थितियाँ हैं वो हैं, साथ ही साथ वहाँ की सुरक्षात्मक चीज़ें हैं और आवागमन के साधन हैं। ये पर्यटन को प्रभावित करने वाले कई सारे कारण हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ग्रामीण बस्तियों की कोई दो समस्या लिखिए। तो ग्रामीण बस्तियों में कई सारी समस्या होती है, जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, साथ ही साथ साफ सफाई की समस्या है, बेरोजगारी की, रोजगार की समस्या है, कई सारी समस्या हैं। आप दो समस्याएं लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसको हमने डिटेल में किया था, बड़े प्रश्नों में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य स्रोतन को स्पष्ट कीजिए। बाह्य स्रोतन का मतलब होता है एक प्रकार से हम ठेका व्यवस्था जिसे कहते हैं, किसी काम को दूसरे लोगों से करवाना, पैसे दे करके दूसरे लोगों से, मतलब काम किसी और को दे देना, वो काम करके देगा हमें और हम उसे पैसे देंगे। ठीक है ना, दूसरे लोगों से काम को करवाना, ये बाह्य स्रोतन कहलाता है, आउटसोर्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सन नगर से आप क्या समझते हैं। ये है कन्नूर बेसन। सन नगर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सिटी होती है, बड़ी सिटी के आसपास के जो सब अर्बन एरियाज होते हैं वो उससे जो जुड़े रहते हैं, तो उसे सब अर्बन जो सन नगर है वो कहलाता है। यानी बड़ी सिटी के आसपास के जुड़े हुए जो छोटे छोटे उपनगर होते हैं वो सन्नगर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सीमांत श्रमिक उसे कहते हैं जिसे 183 दिन से कम रोजगार मिलता है, और मुख्य श्रमिक उसे कहते हैं जो 183 दिन जो है वो काम करता है, 183 दिन से अधिक जो रोजगार प्राप्त करता है, या फिर 183 दिन जिसे रोजगार मिल जाता है वो मुख्य श्रमिक है, और 183 दिन से कम दिवस जिसे रोजगार मिलता है वो सीमांत श्रमिक है।
हैं। तो ये हमने खंड अ और खंड ब किया, और बाकी जो प्रश्न हैं खंड स के, है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय जल नीति और वर्षा जल संग्रहण के, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने जो है हमारे पिछले 3-4 दिन में जितने भी वीडियोस हमने जारी किए उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये हमने ज्योग्राफी का किया, और इसी तरीके से हम आज से फिर इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश कंपलसरी के लिए, हिंदी कंपलसरी के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, सबके लिए आप, अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, और कंपलसरी सब्जेक्ट तो सबके हैं, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।